के लेक्चर में हम गाउट स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन आयुर्वेद में किससे होता है? वातरक्त से। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाउट की डेफिनेशन में आपको वर्ड दिख रहा होगा एक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक, तो आपको वर्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि इससे है मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से जुड़ी हुई डिजीज है। यानी किसी चीज के मेटाबॉलिज्म से का अगर डिफेक्ट होता है, उसमें किसी भी सब्सटेंस के जो बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, वो दो तरीके का है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चय की क्रिया जो होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई कोई भी डिफेक्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेंगे। जैसे कि यहाँ तो हम गाउट बता ही रहे हैं। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, तो क्या होती है? डायबिटीज। तो डायबिटीज भी क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मॉडर्न साइंस में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक डिजीज की अलग क्लास, अलग से क्लास दी हुई है, जिसमें जो डिजीज आती है, जैसे कि गाउट के मेटाबॉलिज्म, गाउट में किसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है? तो यूरिक एसिड का। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली यूरिक एसिड बॉडी में क्या नहीं होता? अ, वो नहीं होता, मेटाबोलाइज नहीं होता, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड की। अब ये यूरिक एसिड बॉडी में आता कहाँ से है? यूरिक एसिड बॉडी में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, किसके मेटाबॉलिज्म से? प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से। तो बेसिकली गाउट क्या है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट की डिजीज है, यानी इम्पेयर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होने लगता है? आवश्यकता से अधिक, ज्यादा अमाउंट में, एलिवेटेड अमाउंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। और ये डिपोजिशन कहाँ होता है? जॉइंट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में आप देख रहे होंगे कि यूरेट क्रिस्टल्स ऑफन प्रेसिपिटेट इन मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं? मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट कहाँ है? पैर में। तो टार्सल बोन आप जान रहे हो पैर में है। तो टार्सल बोन को और फेलेंजीज यानी उंगलियों को आपस में जो जॉइंट जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। यानी कि पांव के उंगलियों में ये क्या हो रही होगी? डिजीज हो रही होगी, यानी टोज में ये डिजीज वहां के जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट करती है इन मोस्टली केसेस, ज्यादातर केसेस में। आगे जब हम ये डिजीज डिफाइन करेंगे, तो आप देखोगे कि अलग अलग और भी जगह पे क्या हो सकती है? ये डिजीज हो सकती है। तो गाउट इन्वॉल्विंग द बिग टो इज नोन एज पोडेग्रा। ठीक है, अगर गाउट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है? पोडेग्रा वर्ड आया है यहाँ पे, बड़े अंगूठे। बिग टो का मतलब पाँव के अंगूठे से अगर गाउट या स्टार्ट हो रही है, पाँव के अंगूठे में आपको दिख रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोडेग्रा कहते हैं। ठीक है, ऐसी गाउट को हम पोडेग्रा, एक स्पेसिफिक वर्ड दिया है। अब हम इसे क्यों वात रक्त से कोरिलेट कर रहे थे? कि अगर आपको वात रक्त याद आ रहा होगा, जब हमने पढ़ाया था, तो वहां पे कहा था कि व्याधि की उत्पत्ति या व्याधि का स्थान कहाँ होता है? पाद अंगुष्ठ मूल, यानी पांव के अंगूठे के मूल में। यानी कि जो आपका पांव का अंगूठा है, उसके मूल यानी जॉइंट में आपको ये क्या दिख रही है? डिजीज दिख रही है। वहां पे यूरिक एसिड का के क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है लगातार, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, और उसकी वजह से उस जॉइंट की डिजीज होती है। तो हम उस डिजीज को क्या कह रहे हैं? गाउट। या कहीं पे आप बुक्स में इसे गाउटी अर्थराइटिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाउटी अर्थराइटिस क्यों? अर्थराइटिस क्यों? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। तो बेसिकली इसमें पाँव के उंगलियों या अंगूठों में से डिजीज स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा है? गाउटी अर्थराइटिस या वात रक्त से हम इसे कोरिलेट करते हैं। तो अब ये हमने वहां पे एक वर्ड और बताया था, आंखों विष के समान विसर्पण होता है वात रक्त का। यानी कि जैसे कि चूहे का विष शरीर में धीमे धीमे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, तो उस तरीके से डिजीज ग्रेजुअली क्या करती है? बढ़ती जाती है। यानी पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होके ये और भी जॉइंट्स को क्या करेगी? बाद में इन्वॉल्व करेगी। ठीक, अब इसका प्रिवलेंस देख लेते हैं। तो जहां हमने
आर्थराइटिस को वुमेन की डिजीज बताया था, फीमेल की डिजीज बताया था, वहीं गाउट क्या है, मेल्स में ज्यादा इसका प्रेवलेंस होता है। ठीक है, और 40 इयर्स ऑफ एज के यानी 40 साल से ऊपर के पुरुषों में ज्यादातर ये डिजीज देखी जाती है। यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, फीमेल ओरिएंटेड डिजीज है, जबकि गाउट क्या है, मेल ओरिएंटेड डिजीज है। ठीक है, एक हम आपको इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हमने आम वात पढ़ाया, अ, वातरक्त पढ़ाया और संधिगत वात बताया। इनका हमने वहाँ पे सापेक्ष निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई थी। तो वहाँ पे हमने आम वात को इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहा था, जो हमने अभी आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया भी कि आर्थराइटिस क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। जबकि गाउट के बारे में हमने वहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखवाया होगा मेटाबॉलिक जॉइंट डिजीज करके। तो यानी ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद अगला जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ाएंगे, तो वहाँ जाके देखना, उसको कोरिलेट करते हैं हम संधिगत वात से। ठीक है, तो वहाँ जाके संधिगत वात में देखोगे, तो संधिगत वात में हमने लिखवाया था डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज। यानी कि उस डिजीज में क्या आ रहा था, जॉइंट का डीजनरेशन होगा। तो आगे आप देखोगे डीजनरेशन है। तो इन तीनों डिजीज में लगभग क्योंकि समान सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, समान सिम्टम्स से क्या मतलब कि जॉइंट में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और एडिमा दिखेगा आपको और रिजिडिटी दिखेगी, जॉइंट के मूवमेंट में कठिनाई होगी। बट इनको हमने टेक्निकली डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि एक तो बेसिकली इन्फ्लामेशन की डिजीज है, दूसरी क्या है, मेटाबॉलिज्म की डिजीज है, और तीसरी क्या है हमारी जिसमें बोन या जॉइंट्स का डीजनरेशन हो रहा है, यानी उनका डिग्रेडेशन, टूट फूट हो रही है, उसकी वजह से डेवलप कर रही है डिजीज। कॉज की बात कर लेते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन अधिक हो रहा है, जो ज़्यादातर कहाँ होता है, जॉइंट्स में होता है। तो नेचुरल है कि एक कॉज क्या होगा कि किसी भी रीजन की वजह से बॉडी में क्या हो जाए, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अधिक हो। तो हाइपर यूरिसेमिया की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो यानी कि हाइपर यूरिसेमिया का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा क्या है, आवश्यकता से अधिक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपर यूरिसेमिया। अब ये इसका कॉज क्या हो सकता है, एक कॉज क्या हो सकता है कि आप हेरिडेटरी यानी कि अ, आनुवांशिक रूप से, यानी कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि उनके में जनरेशन टू जनरेशन यूरिक एसिड का लेवल बिना किसी कारण के बढ़ा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज एक ध्यान दो कि हमने क्या कहा कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये, यानी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ठीक है, यानी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा शरीर में, तब यूरिक एसिड की अधिकता या यूरिक एसिड निकलेगा उससे। ठीक है, तो बेसिकली हमें जानना चाहिए कि प्यूरिन क्या है। तो प्यूरिन क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें से एक प्यूरिन है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इवन आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए ब्रेकडाउन से भी बॉडी में प्यूरिन प्रोड्यूस होता है। और बहुत से आप फूड प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे फिश हो गई, सी फूड्स ज़्यादातर उसमें प्यूरिन पाया जाता है, पानी में के जानवर उसके अलावा अल्कोहल में बहुत ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये फूड में भी, बहुत सारे फूडों में भी मिलता है, खाने में भी मिलता है, भोज्य पदार्थ में, और बॉडी भी इसको प्रिपेयर करती है। ज़्यादातर सेल ब्रेकडाउन में, डीएनए ब्रेकडाउन के वजह से क्या होता है, प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और प्यूरिन जब फॉर्म होगा तो वो मेटाबोलाइज होगा और उसके बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं लोगों में देखा जाता है, बहुत से पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि बिना किसी, विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज के कारण क्या है कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अधिक हो रहा है और यूरिक एसिड का डिपोजिशन बॉडी में अधिक होता है। तो ऐसा कोई भी गाउट जो विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज हो रहा है, बिना किसी कारण के हो रहा है, ठीक है, कोई और डिजीज उसमें कारण नहीं है। ठीक है, आगे आप नीचे देखोगे कि डिजीज और अदर कारण दे रखे हैं कि जिनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा गाउट
जो बिना किसी ऑब्वियस रीजन के हो, बिना किसी अदर डिजीज या अदर कंडीशन की वजह से हो, फिर भी बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो रहा है, तो ऐसे गाउट को हम प्राइमरी गाउट कहते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइप्स में हमने प्राइमरी गाउट लिखवा रखा है, और 85% केसेस में ये देखा जाता है कि प्राइमरी गाउट होता है। यानी 100 लोग आपको मिलेंगे, 100 में से 85 लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई कॉज ही नहीं है, अपने आप ही बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होने लगता है, जिसकी वजह से उनमें गाउट डेवलप करता है। अब इसके अलावा सेकेंडरी गाउट क्या होगा, वो किसी और जो जिसका कोई कारण आपको समझ में आ रहा है कि, तो वो 15% लोगों में क्या होगा, सेकेंडरी गाउट होगा। तो आप कारण हम क्या क्या देख ले जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। एक तो आपके बॉडी में आप क्या यूज कर रहे हो, डाईयूरेटिक्स का यूज कर रहे हो, उसको एक शब्द में हम कहेंगे तो मूत्रवर्धक। ऐसे कोई भी सब्सटेंस, तो वो चाहे ड्रग्स हो, ठीक है, जो क्या करते हैं, मिक्सचुरेशन या यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक्स कहते हैं। तो आप बेसिकली 3 तरीके के डायूरेटिक ड्रग्स देखते हैं, तो बट इसकी जो तीसरी क्लास है थायजाइड डायूरेटिक, उसका एक बैड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट क्या है कि उसकी वजह से बॉडी से, किडनी से यूरिन का मेटाबॉलिज्म, यूरिन का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में क्या है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। फिर इथेनॉल के एक्सेसिव यूज की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, यूरिक एसिड का गाउट हो सकता है पेशेंट में। फिर 2 कैंसर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक है ल्यूकेमिया जो कि WBC का कैंसर होता है, और एक होता है मल्टीपल माइलोमा, ये बोन का कैंसर है बेसिकली। तो इन 2 क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर में, नियोप्लेजिया में, नियोप्लाज्म कहा जाता है कैंसर्स को, इन 2 नियोप्लाज्म में क्या देखा जाता है कि ऐसे पेशेंटों में गाउट हो सकता है यूरिक एसिड का एक्सेस डिपोजिशन की वजह से। फिर रीनल इम्पेयरमेंट में, अगर मान लो ये मेटाबोलाइज हो रहा है, यूरिन से मेटाबोलाइज होके यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है कहाँ से, किडनी के थ्रू, और मान लो किसी को रीनल ही डिजीज है, यानी किसी में किडनी डिजीज है, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, और वो बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट जो कॉज हमने लिखा है, वो कॉज ना होकर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कि डिजीज को बढ़ाने वाला कारण है, ठीक है। तो अल्कोहल इनटेक एक्सेसिव, अगर अधिक मात्रा में आप अल्कोहल का निरंतर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का डिपोजिशन अधिक हो सकता है। या लार्ज मील, कि ऐसा पेशेंट है जिसको गाउट है ऑलरेडी, और वो एक किसी दिन ज़्यादा खाना खा लेता है, तो हो सकता है उसमें गाउट का जो साइन एंड सिम्टम्स है, या पेन वेन उसके जॉइंट में स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या करते हैं, एग्जर्वेशन ऑफ डिसऑर्डर करते हैं, यानी उस डिजीज को बढ़ा देते हैं, यानी गाउट के लक्षणों को इंक्रीज कर देते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, डिजीज की। तो बेसिकली आपने समझ ही लिया है कि क्या हो रहा है, यूरिन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड अधिक बनने लगेगा। अब होता क्या है, जब ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अधिक होने लगता है, तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि क्रिस्टल के रूप में होता है ये, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइज्ड होके कहाँ, सुपर सैचुरेटेड बॉडी फ्लूइड्स में, यानी कि जिनका सैचुरेशन अधिक है बॉडी में, उन फ्लूइड्स में ये क्या होने लगता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है, उनमें ये क्या है, डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। तो उसमें आपका ब्लड भी है, और ये ब्लड क्या है, सर्कुलेशन कहाँ पहुंचाएगा, आपका बोन तक। तो बोन भी क्या है, सुपर सैचुरेटेड मटेरियल है, तो ये इसीलिए वहाँ पे जॉइंट्स में क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। अब जब ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जॉइंट्स में जाके वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, तो ये अपने साथ में एक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करवाता है, जिसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। यहाँ पे देख रहे होगे, हाईलाइट कर रहे हैं हम उसे, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन का काम ही क्या है कि इसका एक वर्क है, मेन वर्क क्या है कि ये एक गोंद की तरह है, तो गोंद जैसे चिपकाने के काम आता है, ऐसे ही ये सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है।
ये एक बॉडी में ऐसा सब्सटेंस है जो सेल्स को स्टिक टुगेदर करने में हेल्प करता है, एक आपस में चिपके रहने का काम करता है। तो जब ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो वहां पे भी ये अपना वही क्वालिटी दिखाएगा। तो वहां पे जो भी चीज डिपॉजिट हो रही है, जो भी मटेरियल है, तो बोन्स के बीच में क्या है, सिनोवियल फ्लूइड है, उसको भी स्टिकीनेस, उसको भी क्या करना स्टार्ट करेगा, जमाना स्टार्ट करेगा, चिपकाना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ ये किसको अट्रैक्ट करवाता है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स को, और कुछ और प्रोटीन्स को अपने साथ वहां से एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है। तो जब कॉम्प्लीमेंट फैक्टर कहीं पे आप पहुंच जाएंगे तो नेचुरल है वहां पे क्या करेंगे, वो इन्फ्लामेशन की शुरुआत करवाएंगे। और प्रोटीन भी पहुंच जाएंगे तो फाइब्रिनोजिन अगर वहां पहुंच गया तो वो भी उस लिक्विड को, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन में सिनोवियल फ्लूइड है, उसको आपस में स्टिक टुगेदर चिपकाने का काम करेगा। तो इन तीनों की वजह से, फाइब्रोनेक्टिन की वजह से, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, और साथ में हमारे यूरिक एसिड की वजह से, यूरेट क्रिस्टल की वजह से क्या होता है, उस जहां जब ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो इसकी वजह से वहां एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है और रिएक्शन विद ऑप्सोनाइजेशन। तो क्या है ये ऑप्सोनाइजेशन वर्ड आया। तो ऑप्सोनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा है, इम्यून प्रोसेस विच यूजेस ऑप्सनिन टू टैग फॉरेन पैथोजन फॉर एलिमिनेशन बाय फैगोसाइट। तो ऑप्सोनाइजेशन या ऑप्सोनाइजेशन क्या है, एक जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है, कोई माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाता है तो वहां जाके अपना झंडा लगा देता है कि इस हम इस देश के हैं, तो ये झंडा है, ताकि लोगों को पता चले कि कोई व्यक्ति क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है या फलां कंट्री का इस पे चढ़ा है। तो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस भी क्या है, वही झंडा लगाना है। अब उस ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, बेसिकली ये क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट में ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस यूज होता है कि जब भी कोई फॉरेन पैथोजन पहुंचता है तो उसको क्या करते हैं, एंटीबॉडीज आपस चारों तरफ से घेर लेते हैं, और एंटीबॉडीज की टेल क्या होती है, झंडे की तरह काम करती है। यानी एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस कर रही है। क्या झंडा कैसे खड़ा किया जाता है कि एक ऑप्सोनिन नाम का सब्सटेंस है बॉडी में, उसी से ये नाम आया ऑप्सोनाइजेशन। वो सेक्रीट किया जाता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होके वहां पे डब्ल्यूबीसी पहुंच जाते हैं। और वहां पे फैगोसाइट, फैगोसाइट्स क्या है, ऐसे सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं बॉडी में, यानी एनगल्फ बैक्टीरिया वायरसेस को, फॉरेन बॉडीज को निगल लेते हैं वो। तो फैगोसाइटोसिस की वजह से वो पैथोजन वहां पे क्या होता है, उन सेल्स के द्वारा किल किया जाता है। तो बॉडी में दो फैगोसाइट्स होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रोफेजिस और दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल। दोनों सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरेट क्रिस्टल के अगेंस्ट में ऑप्सोनाइजेशन हो रहा है। तो यानी ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वगैरह, फाइब्रोनेक्टिन वगैरह, वहां पे क्या है, डब्ल्यूबीसी को बुला रहे हैं ताकि इस यूरेट क्रिस्टल को क्या किया जा सके, अच्छे से डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमने आगे बताया कि न्यूट्रोफिल्स वहां पे क्या पहुंचते हैं, फैगोसाइटोस करने के लिए किसको, यूरेट क्रिस्टल को, फैगोसाइटोसिस करने के लिए यूरेट क्रिस्टल की वहां पे पहुंचते हैं, और वो वहां पे रिलीज करते हैं किसको, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को। यानी ऐसे एंजाइम्स को लाइसोसोम सेक्रेट करता है, फैगोसाइट्स का लाइसोसोम वहां पे सेक्रेट करता है किसको, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, यानी ऐसे एंजाइम्स को जो प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर सके। अब बट ये यूरेट क्रिस्टल प्रोटीन नहीं है, बट जो बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं, क्योंकि बॉडी का हर एक सेल किससे बना है, प्रोटीन से बना है, तो वो बैक्टीरिया वायरस प्रोटीन से बने होते हैं, इसीलिए वहाँ प्रोटियोलिटिक एंजाइम बना डाले जा रहे हैं। जब यूरेट क्रिस्टल प्रोटीन है नहीं है, बट वो एक स्टैंडर्ड तरीका है ऑप्सोनाइजेशन के बाद फैगोसाइटोसिस का। तो वहां पे होता क्या है कि लाइसोसोम के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है। और तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे जो भी सेल होगा उस जॉइंट में, उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये रिलीज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ की भी पैथोजेनेसिस में।
यूरिक एसिड की पैथोजेनेसिस में, जिसकी वजह से वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन होता है सेल का, ठीक है, जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होगा बेसिकली। तो इन्फ्लामेशन और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन दोनों कॉज बनते हैं किसके, जॉइंट्स के। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स, एक्यूट फेज में क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं और क्रॉनिक फेज में डिजीज की क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं। तो सबसे पहले हमने दे रखा है इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन, जो कल भी आपको बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं। पहला क्या है, कैलर, फिर है डॉलर, फिर है रूबर, एंड तीसरा है, चौथा है ट्यूमर। ठीक है, दिख रहा है सबको, कैलर, डॉलर, रूबर, और डॉलर माने होता है पेन, रूबर माने होता है रेडनेस, और ट्यूमर माने होता है स्वेलिंग। तो हमने कल भी बताया था कि जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन दिखेंगे आपको। एक तो उस जगह पे क्या होगी, हीट दिखेगी, दूसरी जगह उस जगह पे पेन दिखेगा, तीसरा उस जगह पे रेडनेस दिखेगी, चौथा उस जगह पे स्वेलिंग दिखेगी, अब पांचवा उस पार्ट का लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी वो जो कार्य करता था उस कार्य में क्या होगी, कमी आएगी या खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी इन्फ्लामेशन कहाँ चल रही है, एक्यूट फेज में कहाँ से डिजीज स्टार्ट होती है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट से, पाँव के अंगूठे से स्टार्ट हो रही है। तो 50% केसेस में पेशेंट में क्या देखा जाता है कि मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में आपको ये लक्षण दिखते हैं, इन्फ्लामेटरी लक्षण दिखते हैं। फिर दूसरा क्या है, यूरेट एसिड के डिपोजिशन की वजह से वहां पे आपको टोफाई दिखते हैं। टोफाई की जो है वो हमने फिगर में, फोटो में दिखा रखे हैं यहाँ, कि आपको दिख रहे होंगे कान पे, और यहाँ पे उंगलियों के आगे क्या दिख रहे होंगे आपको, दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो टेंडन सरफेसिस पे आपको टोफाई दिखेंगे, यानी यूरेट क्रिस्टल वहाँ डिपोजिट हो रहे हैं। ज्यादातर आपको एल्बो में दिखेंगे, कोहनी में दिखेंगे। ठीक है, वह आर्थराइटिस में क्या दिख रहा था, वहाँ सबक्यूटेनियस नोड्यूल दिख रहे थे, एल्बो में ज्यादातर दिखाया था हमने वहाँ। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहे होंगे, टोफाई दिख रहे होंगे, या कान पे, ईयर पे आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट फेज में सिम्टम्स दिखते हैं। जब डिजीज क्रॉनिक हो जाती है तब क्या क्या दिखता है आपको, तो क्रॉनिक हो जाए डिजीज तो उस टाइम पे, ये देखो ये टोफाई लम्प्स यहाँ पे भी दिखा रखे हैं नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, क्रॉनिक फेज में क्या हो सकती है, या अगली फेज जो बताई है डिजीज की, उसमें यूरेट नेफ्रोपैथी, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल की वजह से क्या होगा, लगातार ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच रहे होंगे, ये किडनी में, बट किडनी से इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा होगा, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट कहाँ पे भी स्टार्ट होंगे, नेफ्रॉन में भी। और आगे चल के डिजीज में ये हो सकता है कि नेफ्रॉन में डिस्ट्रक्शन हो, और व्यक्ति में क्या है, नेफ्रोपैथी यानी किडनी डिजीज डेवलप करेगी। तो क्या डेवलप करता है कि जब किडनी में यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं तो इसकी वजह से कैल्कुलाई हो सकती है वहाँ पे, यानी कि पेशेंट को पथरी हो सकती है। तो ये पथरी कौन सी होगी, यूरेट कैल्कुलाई, या यूरिक एसिड की कैलकुलस होगा, नहीं तो कैल्शियम स्टोन्स का कैलकुलस होगा। समझ में आ रही है बात इतनी सबको, यानी कि क्रॉनिकली ये किडनी डिजीज या कैलकुलस या रीनल स्टोन्स डेवलप कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, जांच करने के लिए क्या करवाएंगे, तो सीरम यूरिक एसिड का लेवल हम करवाएंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा शरीर में। और नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की क्या होती है, मेल फीमेल में अलग होती है। जब वाइवा में या एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है, तो और जहां आपने जवाब दिया कि 2.4 से लेके 6, और आप मेल फीमेल बताना भूल गए, तो वहीं आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो पहले लिखो फीमेल, इन फीमेल कितना होता है, 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डीएल का ये नॉर्मल रेंज है, यानी 6 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है फीमेल्स में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। और मेल्स में क्या होता है, 3.4 से लेके 7 तक है। तो मेल में ज़्यादा क्या होता है,
यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और 7 से ऊपर चला जाएगा मेल में तो इसका मतलब यूरिक एसिड का एक्सेस डिपोजिशन हो रहा है बॉडी में। इसके अलावा क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है शरीर में, तो ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी भी बढ़ा होगा उसका। और अगर आपको लग रहा है उसके साइन एंड सिम्टम से कि कहीं नेफ्रोपैथी तो नहीं डेवलप कर रही, तो आप उसका क्या करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। और उसमें हम देखेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट में कि जीएफआर का रेट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से चेक करेंगे। और अगर वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो रहा होगा, यूरेट के कैल्कुलाई बन रहे होंगे, तो जीएफआर क्या होगा, कम होएगा, उसकी रेंज क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आ रही बात इतनी सबको? तो ये क्या था, गाउट था।